हाय फ्रेंड्स, एजुकेशन फॉर ऑल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम शुरू कर रहे हैं एक नया अध्याय। इसमें अध्याय नंबर 14 दिखाया गया है, लेकिन इसमें जो अध्याय नंबर पुरानी पीडीएफ में 13 था उसमें क्या है, उस पादपों में प्रकाश संश्लेषण, और वो हमने अध्याय नंबर 11 में कर लिया है। वैसे अपना अध्याय 13 है ये, और इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग ये अध्याय 14 है। चैप्टर का नाम क्या है? पादपों में श्वसन। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? क्या पादप सांस लेते हैं? ग्लाइकोलाइसिस, किण्वन, ऑक्सीश्वसन, श्वसनीय संतुलन चार्ट, एम्फीबोलिक पाथक्रम, सांस गुणांक। आज हम इसमें क्या क्या देखेंगे? क्या पादप सांस लेते हैं, ग्लाइकोलाइसिस और किण्वन। शुरू करते हैं आज की क्लास। हम सभी जीवित रहने के लिए सांस लेते हैं, लेकिन जीवन के लिए सांस लेना इतना आवश्यक क्यों है? जब हम सांस लेते हैं तब क्या होता है? क्या सभी जीवधारी, चाहे पादप हो या सूक्ष्म जीव, सांस लेते हैं? यदि ऐसा है तो कैसे? सभी जीवधारियों को अपने दैनिक जीवन में अवशोषण, परिवहन, गति, प्रजनन जैसे कार्य करने हेतु और यहाँ तक कि सांस लेने हेतु भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह सभी ऊर्जा कहाँ से आती है? हम जानते हैं कि ऊर्जा के लिए हम भोजन करते हैं, लेकिन ये ऊर्जा भोजन में कैसे प्राप्त होती है? यह ऊर्जा कैसे उपयोग में आती है? क्या सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों में समान प्रकार की ऊर्जा मिलती है? क्या पादप भोजन करते हैं? पादप यह ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं? और सूक्ष्म जीव इस ऊर्जा की आवश्यकता के लिए क्या भोजन करते हैं? उपरोक्त किए गए अनेक प्रश्नों से आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि इनमें बहुत अधिक सामंजस्य नहीं है, लेकिन वास्तव में सांस लेने की प्रक्रिया व खाद्य पदार्थ से मुक्त होने वाली ऊर्जा की प्रक्रिया में बहुत अधिक संबंधता होती है। हम यह समझने का प्रयास करें यह कैसे होता है। जीवन वृद्धि के लिए आवश्यक सभी ऊर्जा कुछ वृत्त अणुओं के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है, जिसे खाद्य पदार्थ कहते हैं। केवल हरे पादप व नील हरित जीवाणु अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करे कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, सुक्रोज व स्टार्च के रूप में संचित करते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि हरे पादपों में भी सभी कोशिकाओं, ऊतकों, अंगों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। केवल वे कोशिकाएं जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है वे ही प्रकाश संश्लेषण करती है। कौन सी कोशिकाएं प्रकाश संश्लेषण करेगी? जिनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, केवल वही करती हैं। बाकी सारे पेड़ पौधों का सारा हिस्सा प्रकाश संश्लेषण नहीं करता। जो काठीय होता है वो नहीं करता, जैसे कि तना। चूंकि हरे पादपों में सभी अंग उत्तक कोशिकाएं हरी नहीं होती, इसलिए इसमें ऑक्सीकरण के लिए खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। क्या कहा गया है कि हरे पादपों में सभी अंग उत्तक कोशिकाएं हरी नहीं होती है, इसलिए इनमें ऑक्सीकरण के लिए खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। इसलिए खाद्य पदार्थ का अहरित भागों में परिवहन होता है। प्राणी परपोषित होते हैं, इसलिए वे अपना भोजन पादपों से प्रोक्ष शाकाहारी या अप्रोक्ष मांसाहारी रूप में प्राप्त करते हैं। मृत जीवी जैसे कवक मृत सड़े गले पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। यह जान लेना अति महत्वपूर्ण है कि जीवन में सांस हेतु आवश्यक सभी खाद्य पदार्थ प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्राप्त होते हैं। इस अध्याय में कोशिकीय सांस अथवा कोशिका में खाद्य पदार्थों के टूटने से निकलने वाली ऊर्जा की क्रिया विधि तथा एटीपी के संश्लेषण को समझाया गया है। क्या समझाया गया है इस चैप्टर में? कोशिकीय सांस अथवा कोशिका में खाद्य पदार्थों के टूटने से निकलने वाली ऊर्जा की क्रियाविधि तथा एटीपी के संश्लेषण को समझाया गया है। निसंदेह है प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होता है।
क्या है कि प्रकाश संश्लेषण है वो कहाँ संपन्न होगा, क्लोरोप्लास्ट में, यूकेरियोटिक में। जबकि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कॉम्प्लेक्स अणुओं का विघटन से कोशिका द्रव तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होगी उसको, माइटोकॉन्ड्रिया से, वह भी केवल यूकेरियोटिक में। जबकि कोशिकाओं में कॉम्प्लेक्स अणुओं के कार्बन कार्बन आबंध के ऑक्सीकरण होने पर पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मुक्त होना सांस कहलाता है। क्या कहा गया है कि कोशिकाओं के कॉम्प्लेक्स अणुओं में कार्बन कार्बन आबंध के ऑक्सीकरण होने पर पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा का मुक्त होना क्या कहलाएगा, सांस कहलाएगा। इस प्रक्रिया में जिस यौगिक का ऑक्सीकरण होता है उसे श्वसनीय क्रियाधार कहते हैं। क्या कहेंगे, श्वसनीय क्रियाधार। प्राय कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है, किंतु कुछ पादपों में विशेष परिस्थितियों में प्रोटीन, वसा तथा यहाँ तक कि कार्बनिक अम्ल भी श्वसनीय क्रियाधार के रूप में प्रयोग में आ सकते हैं। आगे देखते हैं। कोशिका के अंदर ऑक्सीकरण के दौरान श्वसनीय क्रियाधार में स्थित संपूर्ण ऊर्जा कोशिका में एक साथ मुक्त नहीं होती है। यह एंजाइम द्वारा नियंत्रित चरणबद्ध धीमी अभिक्रियाओं के रूप में मुक्त होती है, जो रासायनिक ऊर्जा एटीपी के रूप में एकत्रित हो जाती है। यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि सांस लेने में ऑक्सीकरण द्वारा निकलने वाली ऊर्जा सीधे उपयोग में नहीं आती या संभवतः या नहीं भी हो सकती है, किंतु यह एटीपी के संश्लेषण में उपयोग में आती है तथा इस ऊर्जा की जब भी जहाँ भी आवश्यकता होती है टूट जाती है। इस कारण से एटीपी कोशिका के लिए ऊर्जा मुद्रा का कार्य करती है। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या है, एटीपी। क्या है, एटीपी। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या है, एटीपी। एटीपी में संचित ऊर्जा जीवधारियों की विभिन्न ऊर्जा आवश्यक प्रक्रियाओं में उपयोग में आती है। सांस के दौरान निर्मित कार्बनिक पदार्थ कोशिका में दूसरे अणुओं के संश्लेषण के लिए पूर्वगामी के रूप में काम में आते हैं। आगे देखते हैं, क्या पादप सांस लेते हैं? इस प्रश्न का कोई परोक्ष उत्तर नहीं है। हाँ, पादपों में सांस हेतु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और ये वे कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। इस कारण से पादपों में ऐसी व्यवस्था है जिससे ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। इसमें क्या कहा गया है कि क्या पेड़ पौधे सांस लेते हैं, तो इसमें यह कहा गया कि पेड़ पौधों को भी सांस के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और हम वैसे क्या देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पादपों में प्राणियों की तरह गैसीय आदान प्रदान हेतु विशिष्ट अंग नहीं होते, मतलब इनमें फेफड़े, क्लोम वगैरह नहीं होते, जब बल्कि इनमें इस उद्देश्य हेतु रंध्र व बातरंध्र मिलते हैं। इनके फेफड़ों का काम, क्लोम का काम कौन करेगा, रंध्र और बातरंध्र। पौधे बिना श्वसन अंग के कैसे श्वसन करते हैं, इसके कई कारण हो सकते हैं। प्रथम कारण यह है कि पादपों का प्रत्येक भाग अपनी गैसीय आदान प्रदान की आवश्यकता का ध्यान रखता है। पादपों के एक भाग से दूसरे भाग में गैसों का परिवहन बहुत कम होता है। दूसरा कारण यह है कि पादपों में गैसों के आदान प्रदान की बहुत अधिक मांग नहीं होती। मूल, तना व पत्ती में श्वसन जंतुओं की अपेक्षा बहुत ही धीमी दर से होता है। केवल प्रकाश संश्लेषण के दौरान गैसों का अत्यधिक आदान प्रदान होता है तथा प्रत्येक पत्ती पूर्णतः इस प्रकार से अनुकूलित होती है कि इस अवधि के दौरान अपनी आवश्यकता का ध्यान रखती है। जब कोशिका श्वसन करती है, ऑक्सीजन की उपलब्धता की कोई समस्या नहीं होती है, क्योंकि कोशिका में प्रकाश संश्लेषण दौरान ऑक्सीजन निकलती है। तृतीय कारण यह है कि बड़े स्थूल पादपों में गैसें अधिक दूरी तक विस्तृत नहीं होती है। पादपों में प्रत्येक संजीव कोशिका पादपों के स्तर के बिल्कुल पास स्थित होती है। यह पत्ती के लिए सत्य कथन है। आप यह पूछ सकते हैं कि मोटे काष्ठीय तनों के मूल के लिए क्या होता है। तने में संजीव कोशिकाएं छाल व छाल के नीचे पतली सतह के रूप में व्यवस्थित रहती है। इनमें भी छिद्र होते हैं जिन्हें वातरंध्र कहते हैं। भीतर की कोशिकाएं मृत होती है तथा यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। अतः पादपों के अधिकांश कोशिकाओं की सतह हवा के संपर्क में होती है। यह प्रेरकाइमा कोशिका द्वारा
इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं, जो कि वायु ऋतिकाओं को आपस में जुड़े हुए जाल रूपी रचना का कारण संभव होता है। ग्लूकोज के संपूर्ण दहन से अंतिम उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के साथ ऊर्जा निकलती है। क्या कहा गया है कि ग्लूकोज के जो संपूर्ण दहन का अंतिम उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ ऊर्जा निकलेगी, जिसका सर्वाधिक भाग ऊष्मा के रूप में निकल जाता है। यदि यह ऊर्जा कोशिका के लिए आवश्यक है तो इसका उपयोग कोशिका के दूसरे अणुओं के संश्लेषण में होना चाहिए। ग्लूकोज प्लस 6 ऑक्सीजन 6 कार्बन डाइऑक्साइड 6 H2O प्लस ऊर्जा। आगे क्या है? पादप कोशिकाएं इस तरह से भोजन बनाती है कि ग्लूकोज अणु के अपचय से निकलने वाली संपूर्ण ऊर्जा मुक्त ऊष्मा के रूप में न निकल पाए। मुख्य बात यह है कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण एक चरण में न होकर छोटे छोटे अनेक चरणों में होता है, जिनमें कुछ चरण इतने बड़े होते हैं कि इनसे निकलने वाली पर्याप्त ऊर्जा एटीपी के संश्लेषण का उपयोग में आ जाती है। यह कैसे होता है? वास्तव में यही सांस का इतिहास है। सांस की क्रियाविधि के दौरान ऑक्सीजन का उपयोग होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा उत्पाद के रूप में निकलती है। दहन अभिक्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, परंतु कुछ कोशिकाएं ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति भी जीवित रहती हैं। क्या आप ऐसी परिस्थितियों के बारे और जीवों के सोच सकते हैं यहाँ ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होती है? विश्वास करने के लिए पर्याप्त कारण है कि प्रथम कोशिका इस ग्रह पर ऐसे वातावरण में मिलती थी जहां ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं थी। आज भी उपलब्ध संजीवों में हम जानते हैं कि कुछ अनोक्सी ऑक्सीजन रहित वातावरण हेतु अपने को अनुकूलित कर चुके हैं। इनमें से कुछ विकल्पीय अनोक्सी है, जबकि कुछ के लिए अनोक्सी स्थिति की आवश्यकता अविकल्पीय होती है। हर स्थिति में सभी जीवों के लिए एंजाइम तंत्र होता है जो ग्लूकोज को बिना ऑक्सीजन की सहायता से आंशिक रूप से ऑक्सीकृत करता है। इस प्रकार ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विघटन ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विघटन क्या कहलाएगा? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विघटन क्या कहलाएगा? ग्लाइकोलाइसिस। आगे हम देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस। इसके बारे में हम कल की क्लास में अच्छे से ग्लाइकोलाइसिस और किण्वन करेंगे, इस साथ ही साथ इसको याद भी करेंगे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जानने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।